लोन फ्री लाइफ तो हम सब जीना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इस लोन के चक्कर में हम सब फंसे होते हैं। मैंने बहुत से ऐसे एग्जांपल देखे हैं कि लोगों की इनकम कम है बट ईएमआई ज़्यादा है। तो आप भी अगर एक लोन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम डिटेल में बात करेंगे किस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल्स को प्लान कर सकते हो और एक लोन फ्री लाइफ जी सकते हो। अभी रिसेंटली मैं अपने किसी दोस्त से मिला था जिसने एक बहुत महंगा सा फ़ोन ख़रीदा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो फ़ोन कितने का है तो वो बताता है कि ये फ़ोन है 60,000 रुपये का, 60,000 रुपीज़ का वो फ़ोन था। बट खुशी खुशी वो कह रहा था कि पता है इसमें मुझे 5,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिला है, और वो भी ईएमआई के ऊपर। मतलब मैंने 5,000 का डिस्काउंट मीन्स फ़ोन की कीमत हुई 55,000 रुपये, और 55,000 को मैंने ईएमआई पे करा लिया, वो भी कुछ परसेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो मैंने पूछा वाह ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। जब मैंने पूछा कि तुम्हारी इनकम कितनी है तो कहता है 10,000 रुपये महीना। कैन यू बिलीव, 10,000 रुपये महीना कमाने वाला बंदा 55,000 का फ़ोन ले रहा है। मैंने कहा ठीक है, और बहुत खुशी खुशी कह रहा है कि पता है मैं इस ईएमआई को 1 साल में ईजिली पे ऑफ कर दूंगा। कहा ठीक है। मैंने पूछा आज मुझे एक बात बताओ, भगवान ना करे, मैं नहीं चाहता इन केस तुम्हारे फैमिली मेट्स या किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तुम्हें कुछ मेडिकल फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस तो होगा ही। कहता है हेल्थ इंश्योरेंस वो क्या होता है? ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मैंने कहा ये बढ़िया है, मतलब महंगा फ़ोन लेना ये आपको पता है, बट ये नहीं पता कि अपनी हेल्थ को इंश्योर करना कितना ज़रूरी है। मैंने कहा क्या इट मीन्स अगर तुम्हें अगर रिक्वायरमेंट हो जाए सडनली 50,000 रुपये की, तुम्हारे पास नहीं है? कहता नहीं। वाह ये तो सही बात है यार, तुमने मतलब अपने हेल्थ को प्लान नहीं किया, अपनी फैमिली की हेल्थ को इंश्योर नहीं किया और 50,000 का फ़ोन ले लिया। यही वो गलतियाँ जो हम करते जाते हैं। अक्सर हमने देखा कि हम उन चीज़ों के लिए लोन ले लेते हैं, ईएमआईज़ में पड़ जाते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मैंने उससे पूछा अगर तुम बताओ मुझे क्या तुम्हारा काम 10,000 के फ़ोन से चल सकता था, तो कहता है वो थोड़ी देर सोचता है, कहता है चल तो सकता था बट उसमें इतना अच्छा कैमरा नहीं होता, ये ब्रांड नहीं होता, मैं फिर लोगों को दिखाता कैसे। यही गलती हम कर बैठते हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए उन चीज़ों को खरीद लेते हैं, वो भी लोन्स पे जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, और धीरे धीरे इस ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हैं। आजकल बैंक भी क्रेडिट कार्ड ऑफर्स करते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इन चीज़ों में लोग फंसते जाते हैं। एग्जांपल बताता हूँ, अगर मैं से एग्जांपल मेरी इनकम है मंथली की 1 लाख रुपए, तो मुझे कोई भी बैंक 3 से 4 लाख रुपए का लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड ईजिली दे देगा। वो चाहता है कि आप 3 से 4 लाख क्रेडिट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करो, और उसे पता है कभी ना कभी इमोशन में आके आप शॉपिंग कर बैठोगे और आप पे ऑफ नहीं कर पाओगे। ऐसा होता भी है। से एग्जांपल मैंने 5 लाख की शॉपिंग, 3 लाख 4 लाख की शॉपिंग कर ली, और मैं पे अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो वो मेरे को एक ऑफ़र प्रोवाइड करेंगे कि सर एक काम करो, इसमें मिनिमम लिमिट है, लेट से कि आपने 2 लाख की शॉपिंग की है, आप इस महीने इसमें 20,000 पे कर दो, और बाकी की जितने भी 1,80,000 है उसमें उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर लो। इट मीन्स एक तरह का आपको लोन प्रोवाइड कर दिया, बट उनका लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% और 24% तक वेरी करता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप जब क्रेडिट कार्ड लेते हो और फिर ओवर एक्सपेंस करते हो तो आप एक लोन के चक्रव्यूह में फंसते जाते हो। एक चक्रव्यूह में कह सकता हूँ। हमने देखा है कि आज के टाइम में कई लोग हैं जो घर का एक बड़ा एलसीडी हुआ, सोफ़ा हुआ, फर्नीचर्स हुए, इवन घर के इंटीरियर्स भी कराते हैं लोन के ऊपर। आई डोंट नो वाई, क्यों क्या इंटीरियर इतना ज़रूरी है कि आप उसके लिए लोन्स पे करोगे, आप ईएमआई पे करोगे? मैं एक फंडा बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, उससे मैंने एक चीज़ सीखी थी, वो बहुत ही सही चीज़ थी। हालांकि उसके पास बहुत पैसे थे, वो बिजनेसमैन भी था, बट उसके बाद भी वो अपनी कार को, उसने कार ली थी, उसको उसने लोन पे लिया था। उसने कहा कि ईज़िली मुझे 8 से 9% में, वो अगर उसने प्लान की थी तकरीबन 20,000 की कार, 20,000 की वो कार थी, और उसने ईज़िली लोन उसे मिल गया, उसने लोन पे ली। उसने कहा मैं ये 20,000 रुपये जो 20 लाख रुपये जो डायरेक्ट पे करूँगा, इससे बेहतर इस 20 लाख को मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा, और ईजिली 15 से 30% के बीच में रिटर्न लूँगा, और 8 से 9% का रिटर्न दूंगा। तो लोन हमारी लाइफ में कभी कभी अच्छे भी होते हैं। अच्छे कब होते हैं? जब आप अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए लोन लेते हो। अगर आपसे एग्जांपल, आपकी रिक्वायरमेंट है 10 लाख की लोन की, तो आप 10 लाख की लोन से कार ना लेके अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करो, और ईजिली 20 to 30% का रिटर्न पाओ, और उसमें 8-9% का, 10% का आप उसमें ईएमआई पे कर सकते हो, जो लोन की ईएमआई होगी परसेंट के बेसिस पे। लेकिन नहीं, अक्सर हमने पैसे खर्च करने उन चीज़ों के ऊपर जिस पर हमारी एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए हम करते जाते हैं। अब मैं घर की बात लूँ तो घर कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ उसके लिए लोन लेना
सही है, क्योंकि हम सबका एक सपना होता है कि छोटा सा सुंदर सा हमारा अपना घर हो। बट वो जो घर भी है वो भी बेसिकली एक हमारे लिए एसेट्स नहीं है, वो एक लाइबिलिटी है। लेट से कि आपने 10 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी, उस पर आपने लोन लिया, उसके बाद 15 लाख रुपए का घर बनाया, तो टोटल आपने जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी घर के ऊपर वो थी 25 लाख की, और आपने अगर उस पर लोन लिया हुआ है तो ऑब्वियसली आप ईएमआईज पे करोगे, एक शॉर्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे होगे। अब घर हमारे लिए एसेट्स क्यों नहीं है? रीज़न में एसेट्स हम उन चीज़ों को कहते हैं जिसमें हम अगर पैसे इन्वेस्ट किए तो उससे हमें रिटर्न मिल रहा है। बट क्या घर में हमें रिटर्न मिल रहा है? घर से रिटर्न तब हमें मिलेगा जब आप उसे एज ए रेंटल प्रॉपर्टी यूज़ करो। अगर आप उस घर में रह रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, अब हम रह रहे हैं तो एक तो ईएमआईज हम पे कर रहे हैं, और रहने के लिए घर को मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है, जो नॉर्मली साल में 30-40 हज़ार का खर्चा नॉर्मल घर में आ ही जाता है मेंटेनेंस करने का। हमें घर को पेंट कराना है, कुछ चीज़ें मेंटेन करनी है, वॉट एवर ब्ला 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 ब्ला। बट फिर भी मैं, क्योंकि अगर इस पर्सपेक्टिव को साइड रख दूँ तो एक, क्योंकि हम सबका सपना होता है कि हमारा अपना घर हो, तो उसके लिए आप लोन ले सकते हो। दूसरी चीज़, आप अपने बिजनेस लोन ले सकते हो। कार के लिए भी लोन आप ले सकते हो, बट उसमें भी मैं एक रूल फॉलो करता हूँ। लेट्स से कि अगर मैं 10 लाख की कार लेने जा रहा हूँ, तो मैं ये रूल फॉलो करता हूँ कि क्या मैं ये इस कार को 4 टाइम्स परचेज़ करने की कैपेबिलिटी मेरे पास है। इट मीन्स क्या मेरे अकाउंट में 40 लाख रुपए हैं? अगर मेरे अकाउंट में 40 लाख रुपए हैं तो मैं 10 लाख की कार लेना चाहूँगा। अभी मैं लोन्स की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ हम जज कैसे करेंगे कि हमें कितनी महंगी कार लेनी चाहिए, कितनी महंगी कार नहीं लेनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है लोगों के बैंक अकाउंट में होते हैं 50,000 रुपये, बट वो लेके आ जाते हैं 15 लाख रुपये की कार। और क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं तो वो ईएमआई पे करते रहते हैं 5 साल 10 साल, इस तरीके से 15-15 साल के लोगों की ईएमआई होती है कार्स की, और वो पे करते 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 तो कार की वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाती है। तो मैं सबको ये बताऊंगा, कुछ प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करो। अगर उनको आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली एक आप लोन फ्री लाइफ जी सकते हो। पहली चीज़, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 10,000 की फ़ोन की है तो आप 10,000 का ही फ़ोन लो। ये मैटर नहीं करता कि आपकी इनकम कितनी है। अगर मैं किसी XYZ ब्रांड की बात करूँ जो हर साल 1 लाख रुपए का फ़ोन लॉन्च करती है, वो तो लॉन्च करेगी, वो तो चाहती है आप परचेज़ करो। इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट ब्रांड, आप उस ब्रांड को परचेज़ करने के बजाय आप ये कर सकते हो कि आप एक 10,000 का फ़ोन ले लो, उससे आपका काम अच्छा खासा चल रहा है। और वो जो XYZ ग्रोइंग ब्रांड है जो हर साल लाख रुपए का फ़ोन लेके आती है, आप उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करो। 1 लाख रुपए का फ़ोन लेने के बजाय उस 1 लाख रुपए को आप उसके शेयर्स में लगा दो, शेयर्स में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर हर साल अगर आप लाख, कई लोगों को मैंने देखा है कि हर साल जब एक नया वर्जन लॉन्च होता है तो वो परचेज़ करते हैं, इट्स ओके। बट तब तक कि जब आपके पास बहुत पैसा है आपके क्या। बट लोन पे लेना, नो, आई डोंट प्रेफर टू गो विद द लोन। मैं प्रेफर ये करूँगा कि मैं उसको उस पैसे का एक शॉर्ट ऑफ अमाउंट उस कंपनी के शेयर्स में लगा दूंगा और उस कंपनी का एक हिस्सेदार बन जाऊँगा, उसके मुनाफे का हिस्सेदार बनूंगा। कंपाउंडिंग को आप अपने पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करो, ना कि नेगेटिव कंपाउंडिंग इस्तेमाल करो। जब हम लोन्स लेते हैं तो हमारी जो नेटवर्थ होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है, ना कि इंक्रीज़ होती है। बट वहीं आप उस पैसे को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ 15-20% की ग्रोथ मिल रही है, तो कंपाउंडिंग पॉजिटिवली आपकी लाइफ में काम करती है। अब हम आ जाते हैं कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, सबसे पहले हमें अपनी नॉन एसेंशियल नीड्स की एक लिस्ट क्रिएट करनी चाहिए। अगर आप लोन्स के चक्कर में फंस गए हो तो आप ये देखो कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी आपकी नीड नहीं है। डिज़ायर्स की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नीड्स की लिमिट है। मुझे पता है कि मुझे शायद आज इस साल मैंने 20,000 का एक फ़ोन लिया, तो नेक्स्ट ईयर का कोई नया वर्जन आता भी है 50,000 का, तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं उसे नहीं लूँगा। मुझे पता है कि मेरे घर में एक 32 इंच का LCD टीवी है जो पिछले 5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं शो ऑफ करने के लिए कोई नए ब्रांड का कोई स्मार्ट टीवी जिसकी कीमत शायद 50,000 रुपये मैं नहीं लूँगा। तो इस तरीके से आप एक अपनी नॉन एसेंशियल नीड्स की लिस्ट क्रिएट करो और अपनी लाइफ से धीरे धीरे करके एलिमिनेट करो। सेकंड, आपको ये करना है कि आपके पास जितनी भी EMI चल रही हैं, जितनी भी लोन्स चल रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनको आप जितनी जल्दी हो सके क्लोज़ कर पाओ। ये नहीं कि अगर आपने एक लोन ले लिया 10 साल के लिए और आप देख पा रहे हो कि आप शायद इसे 6 साल में या 7 साल में क्लोज़ कर सकते हो, तो कोशिश करो कि आप 6-7 साल में उसे क्लोज़ करके अगले 3 साल जो है जो आप EMI लोन की दे रहे थे उसे कहीं आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो जहां आपको 15 से 20% का रिटर्न या 12 से 15% का रिटर्न ईजिली मिल जाए। तीसरी चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि चाहे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करो, बट आप जितनी जल्दी हो सके आप प्लान करो। ये मायने नहीं रखता कि आप हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो,
5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 50,000 कर रहे हो या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, बट आपको इन्वेस्टमेंट हैबिट बिल्ड करनी है। आपको ये देखना है, हम ये गलती ये करते हैं कि हमारी अगर मंथली इनकम लेट से 1 लाख रुपए है, तो सबसे पहले हम उसे जितने हमारे खर्च होते हैं पहले हम उस पर पहले खर्च कर देते हैं अपनी इनकम को, मतलब हम पैसे को पहले खर्च पहले करते हैं और अपनी सेविंग्स को बाद में करते हैं। बट नहीं, आपका गोल्स प्री डिफाइंड होना चाहिए कि अगर मेरी लेट से कि 1 लाख रुपए की अर्निंग है तो मेरे को 25,000 रुपये बचाने हैं इस साल, और उस 25,000 को बचाने के साथ साथ आपके पास एक कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसमें आप रेगुलर बेसिस में उस पैसे को इन्वेस्ट करते जा रहे हो। अगर इस हैबिट को आप अगर फॉलो करते हो तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आपके पास एक बहुत सरप्लस फंड क्रिएटेड होगा। तो अगर आपको ये वीडियो स्टेप्स पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दिस इज स्पर्श कोचर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।